बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम उर्दू जमात नहम का सबक लहू और कलीन पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब साहिब। ये एक किस्म का ड्रामा है। ड्रामा किसे कहते हैं ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बयान कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा बताती हूँ कि जिस यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है, जिसके मानी है करके दिखाना, यानी सामने हमें करके दिखाया जाता है। ड्रामा भी एक कहानी की किस्म होती है, लेकिन इसमें किरदारों की हरकत और सिकनात और मुकालमों की मदद से पेश किया जाता है। यानी मुकालमा की भी एक सूरत होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं किसी भी मौजू पर। और चनाचा अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि ड्रामा पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि पेश करने की चीज़ है। इसमें स्टेज, अदाकार और मुकालमों को बहुत अहमियत हासिल होती है। तो इसी तरह से मिर्ज़ा अदीब साहिब ने लहू और कालीन भी एक ड्रामा बड़ा खूबसूरती के साथ लिखा है, जिसमें संजीदा ड्रामों की रवायत से आगाह किया है और अपने माशरे में मौजूद जो रियाकार लोग होते हैं उनके किरदार से रोशनास करवाया है कि कैसे इंसान दिखावा करके अपनी शख्सियत को और अपनी ज़िंदगी को बनाते संवारते हैं, और तहरीर के ज़रिए से जज्बों का इजहार भी किया है, उससे हमें मुतारुफ़ करवाया है। इसमें 4 किरदार हैं। तो बाबा हैं वो नौकर हैं, तजम्मुल एक सरमायादार है, अख्तर मुसव्विर है जो तस्वीरें बनाता है, और रऊफ़ तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी है। ठीक है, ये 4 किरदार हैं। इन पर ये मुकालमाती ड्रामा लिखा गया है। इसको पढ़ते हैं, इसकी तफसील खुलासा अल्फाज मायनी देखते हैं। सबसे पहले आता है मंज़र। मंज़र क्या होता है? जब स्टेज पर ड्रामा दिखाया जाता है तो पर्दा उड़ता है तो मंज़र दिखाई देता है। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी अल-निशात का एक वसी बहुत बड़ा ये कमरा दिखाया गया है। ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता है। नहायत ही आला फर्नीचर यहाँ पर रखा गया है, जिसमें कालीन बिछा हुआ है, दीवारों पर मशहूर मुसव्वरों के शाहकार हैं, तस्वीरें हैं और एक रेडियो सेट भी है। सोफ़ा और कुर्सियाँ भी हैं। कारनेस और तपाइयों के ऊपर तरोताज़ा फलों से मज़य्यन गुलदान और दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे हैं। ये मंजर कशी कर रहे हैं कि सामने क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, और एक कमरा है जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म का आला फर्नीचर रखा गया है। उन तमाम चीज़ों को बयान कर रहे हैं, और तरह तरह के कलम, मुसव्वरी का दूसरा सामान भी है। सुबह का वक्त था कि धूप अंदर आ रही है। जब पर्दा उड़ता है तो बाबा झाड़न यानी झाड़ू से कमरे की चीज़ें साफ़ करता है, और 2-4 लम्हों के बाद तजम्मुल अंदर आता है, जिसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान होगी। सेहत नहायत अच्छी, जिस्म पर कीमती सूट है। तजम्मुल की शख्सियत को बयान करते हैं मिर्ज़ा साहिब, और आगे मुकालमा शुरू होता है जिसमें तजम्मुल और बाबा जान की नौकर की बातचीत होती है, गुफ्तगू चलती है। ये अख्तर कहाँ है बाबा? इधर बाग में है सरकार। अभी तक बाग में है, वहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सरकार नाश्ता तैयार है, अंदर आ जाए, मगर उन्होंने मुझे झिड़क दिया, अभी तक धूप में टहल रहे हैं। रात सरकार खामोश हो जाता है। तजम्मुल रात क्या बाबा, मैं तो डर ही गया था। हुआ ये सरकार कि मेरी अचानक आंख खुल गई। देखता हूँ कि बाग में कोई शख्स घूम रहा है। शोर मचाने ही वाला था कि अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नजर आ गई। इस किस्म के लोगों की आदत होती है कि हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं। सरकार मैं तो न खुद यहाँ आता हूँ और न किसी को यहाँ आने देता हूँ। तजम्मुल क्या है बाबा? शायद कुछ ऐसे ऐसे हैं, चंद रोज से। तजम्मुल फिर वही बात, एक बार कह दिया, तुम फनकारों को नहीं समझ सकते, ये हर वक्त यूं ही परेशान रहते हैं। तजम्मुल बला लाओ, उन्हें जल्दी करो बाबा, बेहतर। तजम्मुल आगे बढ़कर कैनवस को देखने लगता है। अख्तर आता है और 1.5 उम्र का शख्स, दरमियानी उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, ये उनकी शख्सियत को जाहिर कर रहे हैं तजम्मुल की कि आंखें की वजह से सुर्ख, रात भर जागने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। लिबास पजामा और कमीज आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमाया। अख्तर तजम्मुल की तरफ देखे बगैर कहिए, तजम्मुल बड़ी देर तक टहलते रहे हो आज? अख्तर जी हाँ। तजम्मुल एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ तुम्हें। अभी अभी मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया है। जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। मुझे अखबार से मालूम हो चुका है। अखबार सुबह सवेरे मिल जाता है।
तुम्हें इस खबर सुनकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा है। अख्तर खामोश है। तजम्मुल, क्या कहा? अख्तर, कुछ नहीं। अख्तर के चेहरे को गौर से देखा। शायद बाबा ने गलत नहीं कहा था। मालूम है इसने क्या कहा था? जी नहीं, इसने कहा था मुस्कुराकर, मेरे मुसव्वर के साथ कुछ गड़बड़ है। इन दिनों तुम्हारा क्या ख्याल है अपना? सही कहा था उसने। तजम्मुल, यानी कि अख्तर यही कि यहाँ से रुखसत होना चाहता है, यहाँ से जाना चाहता है। क्या कहा? मेरा दिल चाहता है। कोई शिकायत है क्या? कोई तकलीफ? कोई शिकायत नहीं। फिर बात क्या है? कोई अगर तकलीफ है तो साफ क्यों नहीं कह देते? तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया गया और क्या कुछ नहीं किया जाएगा? मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर भी क्या मतलब? तजम्मुल, अख्तर, मुझे जाना ही चाहिए। बेवकूफ़ ना बनो अख्तर, इसका जवाब दे चुका हूँ। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इस बेवकूफ़ी की क्या वजह है? कदर मंजिलत हासिल की है, इससे बड़ी इज्जत क्या होगी? क्या तुम मुल्क के बेहतरीन मुसव्वर समझे जाते हो और क्या चाहिए तुम्हें? अख्तर, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। साफ साफ बताओ तुम्हें तकलीफ़ क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। रुखसत होने की इजाज़त दीजिए, जाने की इजाज़त दीजिए। इस पागलपन की इजाज़त क्यों कर दे सकता हूँ? आखिर क्यों? इसकी वजह तुम जानते हो। अख्तर खामोश रहता है। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। शायद अख्तर का चेहरा बदस्तूर संजीदा है। कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है। अख्तर, मुझे मजबूर ना कीजिए। क्या हमाकत है? एक शख्स को दलदल से निकाला जाता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर इस दलदल में छलांग लगाने पर आमादा हो जाता है, तैयार हो जाता है। अख्तर, मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। तजम्मुल, फ़न की बात करते हो? यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे पास फ़न था और डैश आज भी, मगर दोनों में कितना फ़र्क है तुम खुद नहीं जानते ये फ़र्क। अख्तर, क्या आप समझते हैं मैं आपका शुक्रगुजार नहीं हूँ? तजम्मुल, अख्तर फरमाइए, अगर तुम संजीदगी से ये बात कर रहे हो, लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता? ज़ाती तमाम तर कामों से क्या ताल्लुक़ है उनका? तुम दुनिया से अलग थलग रहकर मुसव्वरी करते रहो। तुम्हें मालूम नहीं कि लोग इस किस्म के वाक़े पर क्या कुछ करते हैं। सब कहेंगे कि एक गरीब कलाश मुसव्वर को झोंपड़ी में से निकाल कर लाया हूँ दिखावे के लिए और फिर उसे वापस भेज दिया गया तो मेरी तौहीन नहीं? अख्तर बौंचला होकर, तौहीन कैसी? इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझ सकते? साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे ख़रीद लिया है और मैं अब आपके रहम करम पर हूँ? ये बात नहीं है। मेरे जाने या न जाने से इस दावत पर क्या असर पड़ सकता है? मैं समझता हूँ ना फ़र्क पड़ता है। अब इस पागलपन को छोड़ो, इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। अख्तर, आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते हैं। रोक नहीं सकते? खूब। जिस शख्स को मैं अपना समझ रहा हूँ वो मुझे इतना हक नहीं देता कि उसे किसी पागलपन से रोक सकूँ। आप इसरार करते हैं, जोर देते हैं, जिद करते हैं तो सुनिए। जिस अख्तर को आप तारीखों तंग कोठरी से निकाल कर अपने महल में लाए थे वो मुसव्विर अब अख्तर मर चुका है और जो शख्स आपके सामने खड़ा है और जिस शख्स के लिए ये शानदार स्टूडियो बनवाया गया है उसकी चलती फिरती लाश है। मालूम होता है दौरा बहुत शदीद है, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तजम्मुल जाने लगता है। अख्तर इसके सामने खड़ा हो जाता है। अख्तर लहजे में किस कदर तहक्कम, हुक्मरानी, ठहरिए और सब कुछ सुनकर जाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान कर दी है। तजम्मुल, ये सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं, इसका फ़ैसला डॉक्टर को करना चाहिए। हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और अब इसका दूसरा रुख देखिए जो इतना भयानक और इतना खौफनाक है कि आपके तस्वुरात का शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा, ज़मीन में धंस जाएगा। गुज़िश्ता 1.5 बरस से, पिछले 1.5 साल से जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार महल से बाहर गई हैं उनमें से एक भी मेरी नहीं है। तजम्मुल, अख्तर को घूरते हुए मामला इतनी दूर तक जा पहुँचेगा, मुझे इसका वहम व गुमान में भी नहीं था। अख्तर, मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त आराम करो, तुम्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। अख्तर, ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए, मुझे जो कुछ कहना है कहने दीजिए। तुम पागलों की सी बातें कर रहे हो। जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी तो इस वक्त फ़ैसला कर लीजिएगा कि मैं पागलपन है या कुछ और। ये पागलपन तो नहीं तो और क्या है? आखिर गुज़िश्ता 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो। इस दौरान मैंने कई तस्वीरें बनाई हैं जो शहर के मोअज़्ज़िज़ लोगों, इज़्ज़तदार लोगों, अमीर लोगों की कोठियों में आवेज़ा हैं, लगी हुई हैं।
مجھے اس کی پرواہ نہیں، کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ میرے لیے یہ کشمکش ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ تجمل، فریب، دھوکہ، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اختر، کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ اختر، آپ سب کچھ سمجھ جائیں، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، ایسی بات جو حل نہیں ہو سکتی ہے۔ سنیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریخ گلی کے خستہ، برے اور بدنما، برا دکھنے والے مکان میں رہتا تھا۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، کلاش اور گمنام مصور ہوں۔ مفلس، غریب، کلاش، گمشدہ، جس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو، گمنام مصور، ایسا مصور جو مشہور نہ ہو۔ میں بے شمار تصویریں بنائی ہیں، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بک چکی تھی۔ تصویروں کی ایک نمائش کا میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اس شام کو اپنے ہاں چائے پر بلایا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت چکی میں پس رہا تھا، لیے کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا، ضد کی کہ میں اپنے غربت کدے سے اس غریب خانے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں۔ تجمل، ان باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ اختر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے، بہت معزز، عزت دار انسان ہیں۔ دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے، انسان کو بخشنے والا ہے، انسانیت پر احسان کرنے والا ہے، جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر میری تصاویریں دکھائیں، آپ نے بڑے بڑے اداروں کو، دفتروں میں میری تصاویریں آویزاں کروائیں، تصاویریں لٹکائیں۔ تجمل، میں نہیں سمجھ سکتا تمہارا کیا مقصد ہے، مگر تھوڑے عرصے، تھوڑی ہی دیر بعد ایک بھیانک، خوفناک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ تجمل، کیا مطلب؟ مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ آپ کی سرپرستی میں، آپ کی حکمرانی میں تو محض صرف ایک اشتہار ہے، آپ کے مصور نواز شخصیت کا۔ اس سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اختر، آپ مجھے نواز رہے ہیں، مجھے عطا کر رہے ہیں، مگر ایک خاص مقصد کی خاطر ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ سوسائٹی، معاشرے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں۔ میں نے غریب اور مفلس، غریب جو مصور ہے، تصاویریں بنانے والا، اس کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، جگہ دی ہے۔ اب یہ جو کچھ بنا رہا ہوں محض صرف میری سرپرستی کا ہی نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، اس کی خوبیوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق، شوق اور اس کی شان و شوکت مرعوب ہو جائیں۔ اسی طرح آپ بھی اپنی عمارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن، میرے کام کو استعمال کر رہے ہیں۔ غصے سے تجمل کہتا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں، مگر بلند آواز سے اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہیں، وہ ساکت ہو چکی ہیں، میرے سینے میں بھی ایک بھی شرارہ، انگارہ باقی نہیں رہا۔ یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا کہ میں اپنے جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کی جس شمع کو، جس روشنی کو اب تک روشن رکھا ہے، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے والا ہے۔ لیکن انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ دوست بھی مل گیا جو بدستور قانوناً غربت چکی میں پس رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی، درخواست کی اس کے آگے کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دے۔ یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو، اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا۔ تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ یہ تجویز، یہ پیشکش میرے لیے ناقابل برداشت کے قابل نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کا اصرار کم نہیں ہو رہا تھا، اس کا زور، اس کی ضد کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے۔ مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت، مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ یہ روپے میں اسے دے دیتا تھا اور وہ مجھے اپنی تصاویریں، تجمل، ان تصاویروں کو تم، اختر، اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا۔ تجمل اس انداز سے اختر کو دیکھتا ہے جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا سا لگا ہو۔ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک،
धोखा कुछ और बहरहाल वाक़या ये है कि नियाजी को वक्तन फ़वक्तन सिक्के मिलते रहे, बनी बनाई तस्वीरें और आपको फ़न की कदर अफजाई। तजम्मुल मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर, इतनी नीची गिरी हुई हरकत पर उतर चुके हो। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस सतह पर उतरने के लिए मजबूर था। आप जैसे मोजिज़ लोगों के ड्राइंग रूमों की जीनत है, ये इज़्ज़त है। वो पहले की तरह मुफलिस नहीं है, गरीब नहीं है। वो अपनी बहन की शादी कर चुका है, उसे रोटी और कपड़े की भी तकलीफ नहीं। मालिक मकान भी उससे परेशान नहीं करता, मगर मैं जानता हूँ कि उसके दिल की क्या कैफियत है, क्या हालत है। अपनी औलाद को चंद सिक्कों के अवज़ गर्ज से दूसरों को सौंप देना एक ऐसा तकलीफ दा वाक़या है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तजम्मुल, तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा, अपनी नालायकी छुपाते रहें। अख्तर, आप इनकी कीमत वसूल कर चुके हैं। तजम्मुल, इस कदर फरेब धोखा देने के बाद अपने मोहसन को जली कटी सुनाते हुए तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती? अख्तर, मुझे शर्म क्यों आएगी? तजम्मुल, अपने गरेबां में मुंह ढाल कर देखो कि तुम क्या हो, एहसान फरामोश, चोर या मुजरिम। अख्तर कहता है मैं सब कुछ हूँ, मगर तुम क्या हो ये भी तो कहो। तजम्मुल, मैं। अख्तर, हाँ तुम बताओ, खामोश क्यों हो, बताते क्यों नहीं? दूसरों के जुर्म देख लेते हो, दूसरों के मुजरिम कहते हो, मगर अपने मुतल्लिक कुछ नहीं कहते। रऊफ़ आता है, दोनों खामोश हो जाते हैं। वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, पहला इनाम अख्तर साहिब को ही मिला है। ये रहा अखबार। तजम्मुल, तुम जाओ इस वक्त। रऊफ़, बेहतर जनाब। ओह, याद आ गया मिस्टर अख्तर, आपका कोई वाकिफ़ कार रास्ते में मिला था, उसने ये पैगाम दिया है आपके नाम। आपका कोई मुसव्विर दोस्त था, नियाज़ी। अख्तर, हाँ, क्या हुआ उसे, जल्दी बताओ। रऊफ़, अफसोस, आज सुबह उसने खुदकुशी कर ली। अख्तर, खुदकुशी? रऊफ़, जी हाँ, अस्पताल जाने से पहले मर चुका था। अख्तर, सुना तुमने, अभी पूछ रहे थे मैं क्या हूँ, अब तुम्हें मालूम होगा कि तुम क्या हो, तुम कातिल हो, ये कत्ल तुमने किया है। तजम्मुल, गुस्से से गर्ज कर बकवास बंद करो। अख्तर, कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। तुमने 2 कत्ल किए हैं, एक मुसव्विर के फ़न को मौत के घाट उतारा है और दूसरे मुसव्विर की जान ले ली है। तजम्मुल, निकल जाओ यहाँ से कमीने। पाजी, एहसान फरामोश। अख्तर, मेरी ज़ुबान रुक नहीं सकती, मैं चीख चीख कर कहूँगा, देखो लोगों, ये कातिल है, इसके हाथ खून में रंगे हुए हैं। ये सोसाइटी, माशरे का खौफनाक मुजरिम है। तजम्मुल, रऊफ़, खड़े क्यों हो? इस पाजी को धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, ले जाओ इसे पागल खाने में, पुलिस को टेलीफोन करो, ये पागल हो गया है, ख़तरनाक पागल। अख्तर चीख चीख कर कह रहा है, तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, मैं खामोश नहीं रहूँगा। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगती है, क्योंकि किरदार जो है वो आगे जाता है और उसे उसका सेक्रेटरी रऊफ़ ले जाता है और तजम्मुल दाएं हाथ की उंगलियों से पेशानी का पसीना पोंछता है और पर्दा गिर जाता है। स्टेज का जो पर्दा था वो गिर जाता है इस इख्तिताम पर, क्योंकि वो कहता है कि ये कातिल है और इसने कत्ल किया है उसके फ़न का और उस शख्स का भी। ऐसे ही रियाकारी एक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि इंसान अपने आप को दिखाता कुछ है लेकिन होता कुछ है। इसके लिए इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, रियाकारी से, झूठ बोलने से, मुख्तलिफ बुराइयों से। इसलिए इंसान को वही दिखाना चाहिए जो कि वो है। लहू और कालीन में से ये सबक को लिया गया है आपका। ये एक ड्रामा है, मकालमाती ड्रामा है, लहू और कालीन में से लिया गया है। अब आप भी यही कोशिश किया करें, रियाकारी से जितना हो सके बचें, लोगों को यही दिखाएं जो आप हैं। अच्छा सलूक करें दूसरों के साथ, हमेशा दूसरों के फ़न को सराहें, उनकी तारीफ़ करें, खामियों को उजागर करने के बजाय उनमें खूबियों को उजागर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।